अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज का हमारा जो लेसन है वो लेसन नंबर 23 से स्टार्ट हो रहा है। हमारी प्रीवियस वीडियो जो थी वो लेसन नंबर 22 तक थी। आई होप कि आपको वो वाली वीडियो भी समझ में आ गई होगी। अगर आपने वो वीडियो आपको समझ में नहीं आई है तो दोबारा आप लोग उसे देख सकते हैं, ठीक है। उसे समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको और डीपली जो है वो वीडियो उसकी शेयर कर दूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो शेयर करें। तो ये वाला जो लेसन है, लेसन नंबर 23 है, वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 1500 टू 1650 पार्ट 3 है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बेसिकली हिस्ट्री को ही डिफ़ाइन किया गया है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो डिफेंस ऑफ बोरोइंग कॉम्प्रोमाइज़। इसमें इस टॉपिक में क्या है, बेसिकली उन्होंने बताया कि सर्टेन सिचुएशंस में स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रोमाइज़ को यूज़ किया जाता है। मतलब ये कि जहाँ पे बोरोइंग कॉम्प्रोमाइज़ की नीड होती है, जहाँ पे हमें वर्ड्स बोरो मीन्स क्या होता है कि उधार लेना किसी से, ठीक है। तो हम लोगों को जहाँ पे वर्ड्स लेने का जो है ना वो ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें नीड होती है बोरो करने की, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बोरोइंग कॉम्प्रोमाइज़ डिफेंस को, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन है, नॉट ओनली इंग्लिश बोरोड। अब इंग्लिश को ही सिर्फ बोरो नहीं किया गया था, इंग्लिश के वर्ड्स को ही सिर्फ बोरो नहीं किया गया था, ऑल अदर लैंग्वेजेस, और भी लैंग्वेजेस को जो है वो बोरो किया गया था, जिसमें हमारे पास लैटिन आता है और ग्रीक आता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक यहाँ पे लाइन यूज़ की है, द स्ट्रेंजनेस ऑफ न्यू वर्ड्स दे आर्ग्यूड वुड सून वियर ऑफ। इट्स मीन कि जो हमें नए नए वर्ड्स जब हमारी यूज़ कर रहे होते हैं, हमें अजीब से लग रहे होते हैं, हमें प्रोनाउंस करने नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हमें प्रॉब्लम हो रही होती है उसको यूज़ करने में, तो हम लोग फिर थोड़े दिन बाद जो है हम उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। वो जो हमें अजीब सी स्ट्रेंजनेस फील हो रही होती है वर्ड्स के साथ, वो हमें जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। सेकंड पे है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ एलिज़ाबेथन एरा के एंड में जैसे न्यू वर्ड्स को बोरो किया गया था, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि एलिज़ाबेथन एरा में हमने इंग्लिश के या फिर लैटिन ग्रीक के वर्ड्स को बोरो कर लिया था। तो इसके जो एंड में बोरो किए गए थे न्यू वर्ड्स, नई चीज़ों को, इतनी नई चीज़ों को जो है ना वो बोरो किया गया वर्ड्स को, ठीक है, जिसमें वर्ड्स थे, क्योंकि हर चीज़ जो थी वो चेंज हो रही थी, हर चीज़ जो थी वो न्यू आ रही थी, तो न्यू थिंग्स को जो था ना वो बोरो कर लिया गया, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि क्रिटिसिज्म करना शुरू हो गए लोग, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था नई चीज़ों को। क्रिटिसाइज़ मीन्स आपको पता है ना कि जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसमें बताए जाते हैं, दोनों चीज़ें जो है ना वो एक चीज़ के बारे में बताई जाती हैं। तो हर बंदा जो था ना वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गया था कि कुछ वर्ड्स जो थे वो उनको अच्छे लग रहे थे, पॉजिटिव वे उसमें शो कर रहे थे, लेकिन कुछ वर्ड्स जो थे उसमें वो नेगेटिविटी को शो कर रहे थे। तो जिसके वर्ड्स में जो चीज़ ज़्यादा होने लगती है तो फिर उस पे जो लोग थे वो क्रिटिसाइज़ होना करना शुरू हो गए थे। सही चीज़ों को चूज़ कर नहीं कर रहे थे वो, ठीक है। क्योंकि क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा जो है ना वो स्प्रेड आउट हो गया कि सही चीज़ों को चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा चीज़ जो है वो उनके लिए राइट है और कौन सी चीज़ जो है ना वो उनके लिए गलत है। तो वो जो थे ना गलत चीज़ों को चूज़ कर रहे थे, अच्छी चीज़ों को चूज़ करने के बजाय, जो ठीक थी उनके लिए, जो वर्ड्स उनके लिए ठीक थे उनको चूज़ करने के बजाय वो गलत वर्ड्स को चूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पे एथोसिस्ट एंड दी पेंडेंट, इसमें आपको पर्सपेक्टिव्स बताए हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ रीजनेबल पीपल अपॉन द प्रैक्टिस स्वीपिंग टर्म्स, नोबडी कुड wholly avoid to use of new words, writers differed in extent, so the safest course was a middle one to borrow। अब जो सेफ चीज़ थी ना वो सबसे मिडल वाली थी, टू बोरो करना उनको जो था ना वो सेफ लग रहा था हर चीज़ से ज़्यादा। उसके बाद परमानेंट एडिशंस एंड अडप्टेशंस के बारे में बात करते हैं। परमानेंट अडप्टेशन, अब सबसे पहले मैं आपको परमानेंट एडिशंस बताती हूँ। परमानेंट एडिशंस होते हैं एक चीज़ पे परमानेंट रहना, ठीक है। अगर एक वर्ड हमने चूज़ कर लिया है तो होल दी एरा हम लोग एक ही वर्ड को परमानेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगी। और अडेप्टेशन का मतलब है इट इज़ अ फिनोमिना
दैट रिप्रेजेंट चेंज, जिसमें लैंग्वेज को चेंज किया जाता है, जिसमें वर्ड्स को चेंज किया जाता है। परमानेंट एडिशन मैंने आपको बताया जिसमें परमानेंट रहती है चीज़ें, और अडेप्टेशन मीन्स चेंज, जिसमें हम चेंज लाते हैं, जिसमें हम नई चीज़ों को, नई वोकेबलरी, नई ग्रामर, नई वर्ड्स को हम लोग चेंज करते हैं, उसको हम लोग जो है ना वो अडेप्टेशन कहते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में ये दोनों चीज़ें जो है ना वो मौजूद हैं। परमानेंट एडिशन भी मौजूद है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो परमानेंटली अभी तक स्टिल यूज़ किए जाते हैं, और अडेप्टेशन भी मौजूद है, जो चेंजिंग वाले वर्ड्स हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि नॉर्मन कन्क्वेस्ट जब हुआ था तो फ्रेंच के वर्ड्स को इंग्लिश में यूज़ किया जाता था। इंग्लिश जो थी वो इतनी पॉपुलर नहीं रही थी, फ्रेंच को उन्होंने जो है ना वो प्रमोट कर दिया था और यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो उसमें इंग्लिश के वर्ड्स में थोड़े बहुत फ्रेंच के वर्ड्स ऐड किए थे, ठीक है, जिसके रिजल्ट में फ्रेंच के वर्ड्स इंग्लिश में आ गए, ठीक है। तो इट्स मीन कि फॉर एग्जांपल के ये जो चेंजमेंट ही थी, जो हम बोरो करते हैं वर्ड्स को, वो हम अडेप्टेशन ही करते हैं, चेंजमेंट करते हैं वर्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ के बारे में बात की गई है परमानेंट एडिशन एंड अडेप्टेशन में। फिर वो बताते हैं कि जैसे अब फ्रेंच के वर्ड्स, सिर्फ फ्रेंच के वर्ड्स ही नहीं इंग्लिश में जो है ना वो एडजस्ट हो गए, यहाँ पे यूज़ होना शुरू हो गए, बाकी लैंग्वेजेस के वर्ड्स जो थे वो भी इंग्लिश में ऐड हो गए, जैसे ग्रीक एंड लैटिन मैंने आपको बताया। इसी तरह से और लैंग्वेजेस भी थी जिनके वर्ड्स जो थे वो इंग्लिश में ऐड हो गए और यूज़ होना शुरू हो गए थे। तो ये एक तरह की अडेप्टेशन ही है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने नीचे एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की हैं नाउन्स की, एडजेक्टिव्स की, कि किस तरह के पहले वर्ड्स जो थे वो किस तरह से प्रोनाउंसिएशन इनकी थी, और किस तरह से अब जो है ना वो उनकी चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं गिविंग न्यू मीनिंग्स। अब गिविंग न्यू मीनिंग्स, इफ़ वी ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी रियलाइज दैट वर्ड्स वर बोरोड मोर देन वन। अब यहाँ पे जो है ना गिविंग न्यू मीनिंग्स में वो बता रहे हैं कि हम जब इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, मतलब अगर एक वर्ड है उसको हम उसी को हम लोगों ने वर्ड्स को जो है ना वो बोरो किया गया है एक से ज़्यादा बार, ठीक है। अगर एक वर्ड है तो उसको हमने एक ही बार नहीं बोरो किया, उसी से मिलता जुलता वर्ड जो है ना वो हमने बोरो कर लिया हुआ है, ठीक है। एक ही वर्ड नहीं रहा है, उसके डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने डिस्क बताया है, ऑल्सो डेस, डिस्क एंड डिस्कस। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली जो ब्रैकेट में लिखे आपको नज़र आ रहे होंगे वो एक जैसे वर्ड्स हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, या फिर स्पेलिंग डिफरेंट है किसी वर्ड्स के। तो इसी चीज़ की यहाँ पे बात की गई कि एक से ज़्यादा वर्ड्स को हम लोगों ने इंग्लिश में बोरो किया गया है। परमानेंट एडिशंस एंड अडेप्टेशन ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे डीपली डिफाइन किया गया है। अब रेनफोर्समेंट थ्रू फ्रेंच, अब इसमें बेसिकली फ्रेंच वर्ड्स के बारे में बात की गई है कि जब जो है ना नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ, जब 1066 में नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ तो इंग्लिश के वर्ड्स में बहुत सारे फ्रेंच के वर्ड्स आ गए थे, जिसकी वजह से फ्रेंच जो थी वो पॉपुलर हो गई थी, ठीक है। हर बंदा जो था ना वो फ्रेंच को इम्पॉर्टेंट कंसीडर करने लगा था, एलीट क्लास ने फ्रेंच वर्ड्स को, फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। हर कोई जो था ना वो फ्रेंच के बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ करने लग गया था, जिसकी वजह से ये जो टाइम पीरियड था फ्रेंच का, जिसमें फ़्रेंच बोली जाती थी, फ़्रेंच को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, वो बहुत अरसे तक रहा, ठीक है। बहुत सदियों तक ये पीरियड जो था, जो एरा था फ़्रेंच का, वो काफ़ी टाइम तक चलता रहा, और जिसने मिडल इंग्लिश में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। मतलब ये कि मिडल इंग्लिश में भी इसका इम्पॉर्टेंट समझा जाता था। ये बहुत काफ़ी टाइम, जो लॉन्ग टाइम था उसमें ये फ़्रेंच का पीरियड रहा, जिसमें फ़्रेंच के वर्ड्स को यूज़ किया जाता था। अब इंग्लिश वोकेबलरी एट दिस टाइम वॉज बोरिंग फ्रॉम मोर देन 50 लैंग्वेजेस। मोर देन 50 लैंग्वेजेस से ज़्यादा जो थी ना इंग्लिश वोकेबलरी को बोरो किया गया था, नए वर्ड्स को लिया गया था, जिसमें हमारे पास लैटिन आती है, ग्रीक आती है, फ्रेंच आती है, इटालियन आती है, स्पेनिश आती है। इससे ज़्यादा मोर देन 50 लैंग्वेजेस इन्होंने यहाँ पे जो है ना वो 4 से 5 लैंग्वेजेस आपके साथ डिस्कस की हैं
कि इन लैंग्वेजेस से जो थी ना इंग्लिश वोकेबलरी को वर्ड्स को बोरो किया गया था इंग्लिश वोकेबलरी के लिए। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लेसन नंबर 24 की, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 1500 टू 1650 पार्ट 4 है ये। शेक्सपियरियन प्रोनाउंसिएशन। अब शेक्सपियरियन प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम लोग बात करने लगे हैं, तो ये भी आपने बड़े गौर से सुनना है कि शेक्सपियर के टाइम में अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का स्पीच पैटर्न था। मीन्स ये कि शेक्सपियर के टाइम में मॉडर्न इंग्लिश के वर्ड्स अर्ली मॉडर्न इंग्लिश को यूज़ किया जाता था। जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में लैंग्वेज थी, जो स्पीच पैटर्न था, वही शेक्सपियरियन के प्रोनाउंसिएशन में शेक्सपियर के टाइम में यूज़ किया जाता था, वही वाला पैटर्न। लेट 16th टू 17th सेंचुरी मॉडर्न इंग्लिश का जो वाउल साउंड था वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, मीन्स ये कि अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में जो स्पीच पैटर्न था वही शेक्सपियर के टाइम में यूज़ किया जाता था, और लेट 16th to 17th सेंचुरी के बाद मॉडर्न इंग्लिश का टाइम पीरियड आता है जिसमें वाउल साउंड्स डिफरेंट हो गए थे, कॉन्सोनेंट्स प्रोनाउंस किया जाता था डिफरेंटली। ठीक है, उनको एक जो है ना एक मखसूस टाइप से उनको प्रोनाउंस किया जाता था, उनको एक डिफरेंटली उनको प्रोनाउंस किया जाता था, ये कह लें आप लोग। ठीक है, तो शेक्सपियर का जो टाइम पीरियड था उसमें वर्ड्स जो थे वो डिफरेंट बोले जाते थे। जो अब की इंग्लिश है उस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते थे। वो ऐसा लगता था कि मतलब आपको समझने पड़ते थे, उसको डिफ़िकल्टी होती थी आपको समझने में। जैसे अगर हम अब उनकी शेक्सपियर की प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे या उनकी कोई राइटिंग पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी जो राइटिंग पैटर्न था, जो स्पीच पैटर्न था, वो डिफरेंट था। उनका जैसे यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ था कि टे, TAY, टे फॉर टी। अब टे उन्होंने किसके लिए वर्ड यूज़ किया है? टी के लिए। मीन्स ये कि अगर हम टे पढ़ते, स्पीच पैटर्न उनकी टे पढ़ते, तो हमें समझ में नहीं आता कि ये उनका क्या कहने का मतलब है, या किस वर्ड के लिए उन्होंने ये यूज़ किया है। तो अगर हमने अब यहाँ पे लिखा है टी के लिए उन्होंने टे वर्ड यूज़ किया, तो हमें समझ में आया है कि ये उन्होंने टी के लिए यूज़ किया है। तो इसी चीज़ के बारे में हो रही है बात कि यहाँ पे जो शेक्सपियरियन प्रोनाउंसिएशन थी वो डिफरेंट थी, वो डिफ़िकल्ट थी हम लोगों के समझने में। अब है ग्रामेटिकल फीचर्स इन रेनेसांस पीरियड। अब रेनेसांस पीरियड जो है वो बेसिकली चेंजमेंट का पीरियड है, जिसमें हर चीज़ जो थी ना वो रीबर्थ हो गई थी, हर चीज़ जो थी वो चेंज हो गई थी, उसकी दोबारा से कह लें कि रीबर्थ हुई थी। ठीक है, एक चीज़ जो चलती भी आ रही थी परमानेंटली वो चेंज हो गई थी, हर चीज़ जो थी ना वो मॉडर्निज्म की तरफ जा रही थी। तो रेनेसांस का पीरियड इस चीज़ को कहा गया है। अब ग्रामेटिकल फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं कि जैसे हर चीज़ जो थी वो चेंज हो रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रामेटिकल फीचर्स भी रेनेसांस के पीरियड में चेंज हुए थे। अब कौन से जो थे ना ग्रामर, मीन्स ये कि ग्रामर के रूल्स जो थे वो चेंज हो गए थे। तो अब कौन से जो ग्रामर है वो चेंज हो गई थी, वर्ब नाउन की चेंजमेंट हुई थी। इसमें वर्ब्स जो थे वो डिफरेंटली यूज़ किए जाते थे, नाउन्स जो थे वो डिफरेंट तौर पे यूज़ किए जाते थे। ठीक है, जैसे अब के पीरियड में हमारा चल रहा है नाउन वर्ब, तो उस तरह से उसकी चेंजमेंट जो थी वो नहीं थी, वो डिफरेंट थी। अब यहाँ पे उन्होंने जो है ना नाउन को के बारे में बताया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ़ोन। अब फ़ोन जो है FON, फ़ोन जो था फॉइस। अब E और S जहाँ पे प्लूरल लगना है वहाँ पे उनको जो है ना वो चेंजमेंट थी कि कहाँ पे S लगना है और कहाँ पे ES लगना है। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी वर्ड्स भी मिल जाएंगे कि ईन है, आइन है। जैसे आई हम बोलते हैं तो आइस जो था वहाँ पे एस की बजाय एन लिखा जाता था। ठीक है, जिसको हम लोग आइस कहते हैं। शून है, शून जो थे वो पहले पीरियड में उसको शूज़ को उन्होंने शून लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब के पीरियड में हम इसको शून को शूज़ पढ़ते हैं, शून्स लिखते हैं। तो ये जो थी नाउन्स की डिफरेंट चीज़ थी, जो प्लूरल और उन्होंने बताया था कि कहाँ पे एस और ES लगना है, कौन सा वर्ड जो था वो पहले यूज़ किया जाता था और कौन सा वर्ड जो है वो अब यूज़ किया जाता है। आपको समझाने के लिए उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि किस तरह से जो है ना प्रोनाउंस किए जाते थे वर्ड्स। एडजेक्टिव भी इसी तरह से है कि किस तरह से वो पहले यूज़ करते थे। प्रोनाउन के बारे में भी बताया है। अब वर्ब इन रेनेसांस इंग्लिश पीरियड। अब वर्ब के बारे में बात करते हैं। अब जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन को वर्ब फॉर्म के साथ पेयर्ड बनाया गया। मीन्स ये कि सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का जो है उसके सेकंड
वर्ब्स के साथ उसका पेयर बना दिया गया। ठीक है, वर्ब्स इन रेनेसांस इंग्लिश पीरियड, इसमें वो बात कर रहे हैं कि सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का वर्ब्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनके साथ उनका पेयर बना दिया गया। हर वर्ब जो था वो डिफरेंटली पेयर के साथ यूज़ किया जाता था, डिफरेंट पार्ट्स के साथ वर्ब के यूज़ किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं रेनेसांस यूसेज। अब लेसन नंबर 25 है ओवरव्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रेनेसांस इंग्लिश। अब ये ओवरव्यू है रेनेसांस इंग्लिश के बारे में, तो वो आप लोगों ने सुनना है। इसमें रेनेसांस की जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे रेनेसांस जो है वो रीबर्थ का पीरियड है, चेंजमेंट का पीरियड है, जिसमें हर चीज़ जो थी वो चेंज हो गई थी। स्टाइल हो गया, ग्रामर हो गई, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हो गई, वोकैबलरी हो गई, हर चीज़ जो थी ना वो आर्ट हो गई, हर चीज़ लिटरेचर सब कुछ जो थी ना वो रेनेसांस हो गई थी, यानी कि उसकी रीबर्थ हो गई थी, चेंजमेंट हो गई थी। ओवरऑल दिस अ टाइम दैट शोड अ ग्रेट डिज़ायर टू फिक्स लैंग्वेज के बारे में इसमें बात की जाती है। मेक इट स्टेबल, मॉडर्नाइज इट, स्टैंडर्डाइज इट। तो ये इन चीज़ों के बारे में रेनेसांस के पीरियड में बात की जाती है। कॉन्शियस एफर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, अब यहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश के बारे में बात की गई है कि किस तरह से अपर क्लास जो थे वो अपने बच्चों को जो है वो अब्रॉड भेजते थे, बाहर के मुल्कों में भेजते थे कि वो फ्रेंच एक्सेंट को प्रॉपरली सीख सकें, उनको लर्न कर सकें। ठीक है, और इस पीरियड में जो इंग्लिश जो थी वो किस तरह से डेवलप हुई, सबसे पहले जो था ना अपर क्लास ने फ्रेंच के वर्ड्स को जैसे यूज़ करना शुरू किया, तो उनका जो इम्पोर्टेंस थी वो फ्रेंच की तरफ हो गई। ठीक है, तो अपर क्लास ने अपने बच्चों को फ्रेंच एक्सेंट सीखने के लिए इवन बाहर के मुल्कों में भेजना शुरू किया, और उसके बाद जो है फिर दोबारा से जो है इंग्लिश जो थी वो डेवलप हो गई, और दोबारा से जो है हर कोई अपर क्लास या फिर जो लोअर क्लास थी या फिर वर्किंग क्लास थी, वो सब जो थे इंग्लिश की डेवलपमेंट मतलब इंग्लिश की तरफ उनका जो है ना दोबारा से इम्पोर्टेंस उनकी हो गई थी। ठीक है, उसके बाद लेकिन उसके जो फ्रेंच के वर्ड्स थे, लैटिन के वर्ड्स थे, जो ग्रीक के वर्ड्स थे इंग्लिश में, वो स्टिल उसमें यूज़ किए जाते थे। वो थोड़े बहुत वर्ड्स जो थे ना वो इंग्लिश में रह गए थे। स्टैंडर्ड लिटरेरी लैंग्वेज, अब स्टैंडर्ड लिटरेरी लैंग्वेज मींस कि मॉडर्न इंग्लिश जो थी वो इतनी डेवलप हो गई थी और वो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई थी कि हर बंदा जो है वो इंग्लिश को यूज़ करना शुरू हो गया था। स्टार्ट से लेकर अब तक जो है इंग्लिश हमारी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज समझी जाती है, जिसको हर कोई जो है वो सीखना चाहता है या फिर उसे इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसमें जो है हर चीज़ हमें चेंजमेंट देखने को मिलती है। हमें स्पेलिंग की चेंजमेंट मिलती है, हमें पहले स्पेलिंग डिफरेंट थे वर्ड्स के, अब के स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस मिलता है, ठीक है, ग्रामर डिफरेंस मिलता है, हर चीज़ का जो है हमें डिफरेंस देखने को मिलता है उसमें। ठीक है, वाइगर एंड विलिंगनेस टू वेंचर, अब इसमें जो है इंग्लिश अब जैसे हम देखते हैं बुक्स में वो प्लास्टिक, पहले जो है वो प्लास्टिक की इंग्लिश लगती थी, मीन्स ये कि वो हमें रियल नहीं लगती थी, वो प्लास्टिक की लगती थी। ठीक है, जैसे हम पहले हिस्ट्री में पढ़ते हैं देखते हैं तो हमें अब की निस्बत वो हमें चेंज लगती है, वो हमें प्लास्टिक की लगती है, वो चेंज थी। लोग अपनी मर्ज़ी से वर्ड्स को एडजस्ट कर लेते थे, जिसका जो दिल चाहता था उस वर्ड को अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना शुरू हो जाता था। उसमें मतलब फ्रेंच के वर्ड्स अगर उसको अच्छे लग रहे हैं तो अपनी लैंग्वेज में यूज़ करने लग जाता था, अगर ग्रीक के वर्ड्स उसको अच्छे लग रहे हैं तो वो वर्ड्स उसमें यूज़ करने लग जाता था, जिसको जो अच्छा लगता था वो उसमें यूज़ करने लग जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था रिजिड ग्रामेटिकल कैटेगरीज में। इस लैंग्वेज को जो है लैंग्वेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था ग्रामेटिकल कैटेगरीज में, रिजिड ग्रामेटिकल कैटेगरीज में, यानी कि सख्त ग्रामेटिकल कैटेगरीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, भेजा जाता था। ठीक है, अब स्पीच का जो पार्ट है दूसरे पार्ट के अल्टरनेट के तौर पे यूज़ किया जाता था। स्पीच का पार्ट दूसरे पार्ट के अल्टरनेट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता था। उसके बाद व्हाट इज़ लेफ्ट अनसेटल्ड, अब अनसेटल्ड मीन्स के आप जो हैं वो अनसॉल्व्ड थिंग्स, ठीक है, जो चीज़ें सॉल्व नहीं हैं, गैर हलशुदा हैं, उसको हम अनसेटल्ड कहते हैं। तो व्हाट इज़ अनसेटल्ड, लेफ्ट अनसेटल्ड, तो यहाँ पे जो है लाइक एक्सेप्ट
ओरिजिन्स ऑफ सर्टेन वर्ड्स और डायलेक्टिकल वेरिएशंस, उसको हम लोग अनसेटल्ड, लेफ्ट अनसेटल्ड कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमारी सॉल्व नहीं हुई हैं, वो हमारी प्रॉपरली सॉल्व नहीं हैं, वो अनसॉल्व्ड रह गई हैं, हमारे इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो अनसॉल्व रह गए हैं, उसको हम लोग जो हैं वो यहाँ पे लेफ़्ट अनसेटल्ड कह रहे हैं। दीज गैप्स, अब ये जो गैप्स हैं जो हमें प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुए हैं, ये गैप्स जो हैं वो हमें क्या चीज़ की दावत देते हैं? एक्सप्लोरेशन की, फाइंडिंग की दावत देते हैं, किसी चीज़ को तलाश करने की दावत देते हैं और इंटरप्रिटेशन की दावत देते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए हैं कि किस तरह से जो पहले वर्ड्स थे वो सर्टेन को सर्टेन एस के साथ जो है वो स्टार्ट किया जाता था। हर चीज़ जो थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, इनके जो गैप्स थे वो हमें फाइंडिंग की दावत दे रहे थे, इंटरप्रिटेशन की दावत दे रहे थे। ये चीज़ें जो थी वो अनसॉल्व थी, जो अभी तक जो थी ना हमें देखने को मिलती हैं। आई होप कि आपको जो है वो आज के 3 लेसन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में लेसन नंबर 26 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।